हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी और एक नए वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जैक बोर्ड यानी कि क्लास 10वीं में इस बार एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो कहते हैं ना, एग्जाम नजदीक आ जाने के बाद हम एक ऐसी तैयारी रिदम में चलते हैं कि हर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो आए वो हम अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हमारे वीडियो में नए होंगे तो जितना हो सके इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कर सको कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी दोस्तों को ये तक पता चल सके कि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे अच्छी तरह से कराने के लिए अपना स्टडी यूट्यूब चैनल हर समय खड़ा रहता है। देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे और वो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मैं भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आज भी वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैट्रिक यानी क्लास 10 में पढ़ता है। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को। जिसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। जनरली आप लोगों को ये पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कुछ लोग इसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे और कुछ लोग इसका आंसर के लिए ऑप्शन तक मांगेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट देना है क्योंकि ये इजी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 2 हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होता है, जो कि सेकंड उसका सही हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह के आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सामने आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ दिया है कि 2 लेंस है, यानी कि एक लेंस की क्षमता अगर 2D है, कह रहा है यहाँ पे कि एक लेंस की क्षमता अगर 2D है और फोकस दूरी क्या होगी, f निकालना है हमें। क्या होगा f, जल्दी बताओ क्या होगा f। कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, तुम निकाल पाओगे बताओ। जी सर, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जरूर ट्राई करना फोकस कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे फोकस, कैसे निकालना है इसका सूत्र होता है, उस सूत्र को बैठा के तुमको निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे ना। जी सर मैं निकाल लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अगर उत्तल दर्पण है और फोकस दूरी क्या होना चाहिए उसका, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताओ। कुछ लोग नहीं बना पाएंगे तो उसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसका कैसे सॉल्व करना है। जैसे उत्तल दर्पण का बात किया गया, उत्तल दर्पण कैसा होता है आपने जरूर देखा होगा कि उत्तल दर्पण एक ऐसा होता है एंड अवतल में हमने बाहर से पेंटिंग करते हैं, इसके बाहर से पेंटिंग करते हैं मगर हम इसमें अंदर से पेंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण और जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या कह रहा है कि क्या है 32 सेंटीमीटर है। यहाँ से 32 सेंटीमीटर पर वक्रता त्रिज्या है। तो इसका फोकस निकालना है क्या होगा। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, तुम ध्यान से अगर देखो इस क्वेश्चंस को तो तुम्हें पता चलेगा कि हम इनके आधी दूरी पर ही फोकस निकलता है। तो अगर 32 का हुआ तो 16 दूनी 32 यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक जो है प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होता है। अगर उत्तल लेंस है और उसका प्रतिबिंब बनाना है तो किस स्थिति पर रखा जाए कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये पूछ रहा है ना। तो मैं इसका बता देना चाहता हूँ कि अगर f तथा और 2f के बीच, यानी ये वाला ऑप्शन f तथा 2f के बीच अगर रख देते हो तुम तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड इसका सही हो जाएगा। इसी तरह आगे चल जाते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेत्र गोलक की आवृत्ति होती है
नेत्रगोलक की आवृत्ति कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो नेत्रगोलक की आवृत्ति कितनी होती है, जैसे कि आकृति बोल रहा है तो यानी कि गोलाकार होती है, थर्ड ऑप्शन होगा। नेत्रगोलक गोलाकार होती है तो इसका थर्ड हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे छठा नंबर क्वेश्चन देख लो, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, बता दो। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो इसका तो आप एक झटके में आंसर दे दोगे। कैसे कैसे सर, कैसे दीजिएगा, तो तुम जब इस चैप्टर को पढ़ो होगो तो आपको एक पता होगा कि हमने तारों का टिमटिमाना वाला का क्वेश्चंस भी किया था, तो वो वाला क्वेश्चंस के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, ध्यान से पढ़ना, तुम देख लेना, मिल जाएगा। सेवेंथ नंबर देखना है, एम्पियर जो है ए का बराबर होता है, एम्पियर ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सातवां नंबर, जल्दी बता दो। जी हाँ, एक बच्चे ने सही जवाब दिया कि इसका 1 सी/सेकंड होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ता है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर कि किसी विद्युत यंत्र में या और चिन्ह नहीं रहता, बता दो क्या होगा। किसी विद्युत यंत्र जो है उसमें चिन्ह नहीं होता या रहता, क्या होगा आठवां नंबर, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका फर्स्ट आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसी तरह देख लेते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चंस कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबक के किस ध्रुव को प्रकट करते हैं, बता दो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। बिना ऑप्शन पढ़े आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डील कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना और सारे क्वेश्चंस याद करते जाना, क्योंकि मैं बताऊं ना, पूरा वीडियो अगर तुमने देख लिया ना तो आपके एग्जाम में 80 नंबर से कोई कम नहीं ला पाएगा, क्योंकि स्कूल से 20 नंबर दे देगा और 60 नंबर तुम्हें हमारी वीडियोस के थ्रू से आ जाएगा, अपने जो भी क्वेश्चन याद किए हैं उसके थ्रू से आ जाएगा। 80 नंबर अपने फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, ये गारंटी है। अगर मुझसे भी टॉप करना चाहते हो तो हमको पर्सनल हम वीडियोज इसके बनाएंगे, जो वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जैसे 10वां नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, थर्ड ऑप्शन होगा। इजी है मगर इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इसी क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं या फिर बनाते ही नहीं है या फिर याद ही नहीं करते। वो एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को क्या लिखे हैं, वो इधर उधर झांकने लगते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि उसे पता नहीं है और वो एग्जाम में पकड़ा भी जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, इधर उधर झांकना नहीं है, अपने दल पे अपने बल पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। जैसे कि 11वां नंबर क्वेश्चन है कि CaCO3 CaO+CO2 का अभिक्रिया दिया गया है और इस प्रकार यानी कि अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। बहुत लोग तो सही आंसर दे रहे हैं, वियोजन होगा सर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर भी वियोजन ही होगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का, ठीक है। क्या कहता है कि 12 नंबर कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा अभिक्रिया द्वारा हमारा भोजन का पाचन हो जाता है, तो इसमें आपका वियोजन ही होगा, सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केमिस्ट्री सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देख लो तुम, फिर ये केमिस्ट्री का है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ये पूछ रहा है। अगर धातु का ऑक्साइड अगर है तो कौन से प्रकृति का होगा, ये पूछा हमारे क्वेश्चन। तो इसमें क्या हम आंसर लगाएंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम आंसर लगाएंगे क्षारीय प्रकृति का होता है, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। 14 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किसकी तरह पे रखते हैं, बताओ। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इस सूत्र से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि लास्ट में दिख रहा है। ये ऊपर नीचे हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुमको याद करना है कि क्या होता है, CuSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव है, आधातु का नाम बता देना।
यानी कि एक द्रव है और अधातु का नाम बताना, इसमें क्या होगा। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 15 नंबर, जल्दी बताओ क्या होगा। बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, यानी ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। किस सिल्वर जो है किस धातु का अयस्क है, बता दो। सिल्वर जो है, सिनावर जो है, वो कौन सी धातु का अयस्क है, जल्दी बताओ। बिना ऑप्शन पढ़े इस सभी का आंसर तुम दे सकते हो, जल्दी बताओ क्या होगा। जी सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, Hg। ठीक है, सिल्वर Hg का अयस्क है। ठीक है, याद कर लेना। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना। और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए एक अच्छे रिदम के क्वेश्चंस कर सकते हो, अच्छे तैयारी कर सकते हो, अच्छे लेवल का पढ़ सकते हो इस क्वेश्चंस की वीडियो से। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन सामने आता है कि कार्बन की संयोजकता होता है, कैसा होता है। 17 नंबर, जल्दी बताओ कैसा होता है। 4 होता है, कार्बन 4 बॉन्ड जो बना सकता है, इसीलिए संयोजकता उसका 4 होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जैसे एक दिया गया है C2H5OH का प्रकार्यात्मक समूह बताना है, इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। 18 नंबर का जल्दी बता दो। और देख लो तुम, सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसके लास्ट में OH लगता है वो अल्कोहल होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी तक याद नहीं किया क्वेश्चन को तो याद कर लेना और शेयर करना नहीं भूलना। आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्ती सारणी जो है, समूह जो है, वर्ग की संख्या होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी तुमने देखा होगा तो कुछ इस तरह का शेप होता है उसका ना, इस तरह होता है ना। तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आवर्त सारणी का शून्य जो समूह है का तत्व कैसा होता है, बता दो। शून्य समूह का तत्व कौन है इनमें चार ऑप्शनों में से, बताओ क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड यानी हीलियम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 21 नंबर यानी कि परजीवी पादप का उदाहरण है कौन। 21 नंबर का आंसर जल्दी बताओ, परजीवी पादप का उदाहरण कौन है। ये बायो का आपके बुक से लिया गया है, बायोलॉजी का चैप्टर के अंदर से। ठीक है, 21 बताओ क्या होगा। जी फर्स्ट ऑप्शन इसका, बहुत लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, कुस्कुटा। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है कि पौधे में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किनके द्वारा होता है। अगर पत्तियां में अगर भोजन बन रहा है, ये आपने पढ़ा होगा कि पत्तियां में भोजन बनता है, यानी हम उसे किचन कहते हैं अपने भाषा के हिसाब से, रसोई घर कहते हैं पेड़ पौधे का। तो उसमें जो खाना बन जाता है उसको किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो हम फ्लेम के द्वारा पहुंचाते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क की जितनी भी सूचनाएं जाती है, जो हम हाथों से करते हैं, हाथों से कुछ सामान उठाते हैं या फिर और कुछ भी करते हैं, तो वो मस्तिष्क में किस रूप में संचित होता है, ये बता दो। 23 बता दो क्या होगा। चेतना के रूप में संचित होता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लो। प्राग नलिकाओं की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण से होती है, किनके कारण से होती है, जल्दी बताओ। अंडाणु की वृद्धि बताओ क्या होगा। 24
जी हमारा सानुवर्तन यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? किसकी प्रकृति का बनना जनन का मूल घटना है? तो डीएनए का ही होगा इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। याद करते हुए जाना वीडियो को, अगर याद नहीं करोगे ना तो एग्जाम में तुम पछताओगे इस तरह के क्वेश्चंस देख के कि ये क्वेश्चंस मैं बना सकता था मगर मैं बना नहीं पाया। इसका देख लो तुम, चौथा ऑप्शन भी देख लो तुम। देख लिया? पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। 26 नंबर, पुंकेसर में होता है, क्या होता है पुंकेसर में? 26 जल्दी बताओ, क्या होता है? परागकण होता है। तो फर्स्ट का मतलब 26 का सेकेंड इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में ऑक्सियोसोम जो है, ऑक्टोसोम जो है की संख्या होती है, कितनी होती है ऑक्टोसोम की संख्या? बताओ ऑक्टोसोम की संख्या कितनी होती है? बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताओ क्या होगा। और अगर तुम कमेंट करते जाओ तो कमेंट करते जाना क्वेश्चंस मेरे देखकर, तो इसका सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन ही 22 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपार्जित लक्षणों को वंशगत जो सिद्धांतित है कितने प्रतिपादित किया था? उपार्जित लक्षण को किसने प्रतिपादित किया था ये पूछ रहा है। क्या होगा आंसर? जी हाँ, लैंडमार्क होगा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तुम भी अगर पीछे हो तो जल्दी से तैयारी में लग जाओ। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? इनमें कौन है ऐसा जो उत्पादक है? तुम देख लो ऑप्शन भी नीचे भी। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 घास हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी यानी कि मॉडल पेपर में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते रहना। देख लो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। जैसे वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा होगा जो वन संपदा के अंतर्गत आता है। तो सभी को पता है कि लकड़ी ही वन संपदा के अंदर आता है। तो यार ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम कितने कर पाए इस वीडियो का जरूर बताना, और किसके साथ शेयर किए हो इस वीडियो को वो भी कमेंट में बताना। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हो सके तो जितना कर सको शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और टॉपिक पर किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.